नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक चर्चा चल रही है। हमने नाट्य और नृत्य के बीच के अंतर को समझा। अब नृत्य और नृत्य इन दोनों को कहते हैं। तो नृत्य की परिभाषा तो दे चुके हैं, भावाश्रय नृत्यम, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसको नृत्य कहते हैं। अब नृत्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं नृत्यम ताल लयाश्रितम, जो ताल और लय पे आश्रित होता है उसको नृत्य कहते हैं। नृत्य भावाश्रित होता है और नृत्य जो है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। भाव तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे मन में चलता रहता है उन भावनाओं को आप भाव कहते हैं, लेकिन ताल और लय ये संगीत की चीज़ें हैं। थोड़ा इनको समझें। ताल क्या है? तो संगीत में विविध प्रकार के 4 मात्रा के, 8 मात्रा के, 6 मात्रा के, 12 मात्रा के, 16 मात्रा, तरह तरह के ताल होते हैं। जैसे अगर हम 3 ताल की बात करें, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। इस प्रकार से ये 16 मात्राएं होंगी। इसमें 3 बार आप ताली देते हैं और 1 बार आपका खाली होता है, और इस प्रकार से ताली और खाली के माध्यम से इसकी ताल तय की जाती है। अगर ये 8 मात्रा का कहरवा देखें तो धा गे ना ती ना का धिन ना, धा गे ना ती ना का धिन ना, धा गे ना ती ना, ये 8 मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से, क्योंकि मैं संगीत का कोई वो नहीं हूँ, इसलिए कई बार मैं उसी ताल के रूप में आपको नहीं कह पाता हूँ। तो ये मेरी भूल हो सकती है, लेकिन थोड़ा आपको मालूम पड़ जाए कि ताल क्या है इसकी बात की। अब लय क्या है? क्योंकि नृत्य जो है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। तो लय के लिए वास्तव में तो ये कहा गया ताल एक कालाभिधान है, यानी काल की गति को हम ताल कहते हैं। और लय क्या है? उसके अंदर का एक विभाग है। मान लीजिए कि 1 मिनट को आप समय का एक मापदंड मानते हैं कि भाई 1 मिनट का समय है। इसको आप काल भी कह सकते हैं, इसको आप समय भी कह सकते हैं। अब हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, ये हमारे हृदय की लय है। जब भी कोई वैद्य आपकी नाड़ी को देखता है ना, तो आपकी नाड़ी में वो क्या देखता है? उसकी लय को ही तो देखता है। अगर आपके हृदय की गति को जब स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर देखता है ना, वहाँ लगाता है ना, तो आपके हृदय की गति को ही वो देखता है कि इसकी लय बराबर है। अगर लय बराबर है तो आप स्वस्थ हैं, और आपकी लय में जरा सा भी गड़बड़ हुआ है, अगर तीव्र हो गई तो आपको बुखार आ गया है, अगर वो मध्यम पड़ गई है, कुछ कम हो गई है, तो आपको कोई और भी समस्या हो सकती है। तो ये आपकी लय जब बिगड़ती है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। और अगर ताल भी बिगड़ जाए तो भैया बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो ये जो नृत्य है ये ताल और लय पर आश्रित होता है। अब देखिए, ताल की बात तो हमने आपसे की कि 4 मात्रा हैं, 6 मात्रा हैं, 8 मात्रा हैं, 16 मात्रा हैं, रूपक 7 मात्रा का ताल होता है। तो ये ताल क्या है? लेकिन उस ताल को आप धीरे भी कर सकते हैं, द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय। इस प्रकार से अगर आप तेज करते हैं तो द्रुत लय है, अगर आप धीमा करते हैं थोड़ा तो मध्य लय हो जाता है, और आप बिल्कुल धीमा कर देते हैं तो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं विलंबित लय हो जाएगा। जैसे अगर हम 8 मात्रा की कहरवा ताल है, उसको अगर धीमे धीमे से शुरुआत करें, जिसको हम कहेंगे कि विलंबित लय, अगर उस विलंबित लय से उसकी शुरुआत करें तो धा गे ना ती ना का धिन ना, या और भी बोल बहुत सारे हो सकते हैं इसके। धा तिर किट धिन ना का धिन ना, धा तिर किट धिन ना का धिन ना। आप इस तरीके से चलते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा तेज होते हैं तो ये मध्य लय हो जाती है। धा तिरकिट धिन्ना का धिन्ना, धा तिरकिट धिन्ना का धा तिरकिट धिन्ना का धिन्ना, धा तिरकिट धिन्ना का धिन्ना। लेकिन वही जब आप द्रुत लय में आते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। आपको शब्द के बोल भी बदलने पड़ते हैं। मध्य लय में फिर भी आप धागे ना तीना का धिन्ना, धागे ना तीना का धिन, धागे ना तीना का धिन्ना, धागे ना तीना का धिन्ना कर सकते हैं। लेकिन जब आप द्रुत लय में जाते हैं
तब तो स्थितियां कहाँ तक की आ जाती हैं कि आपको इतने पद बजाने का टाइम ही नहीं मिलता है, हैं? तो वहाँ पे बोल भी बदल जाएंगे। जो आपका धागे नती नक धिन 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 चल रहा था, वो कहीं जा करके बोल बदल के धिन तक धिंदा धिन तक धिंदा धिन तक धिंदा, वही 8 मात्राएं हैं। लेकिन लय आपकी जितनी तीव्र होगी, जितनी द्रुत होगी, उस प्रकार से शब्दों के बोल भी बदल जाएंगे। आपका हृदय अगर बराबर चल रहा है, उसकी लय बराबर है, तो आप आनंद में हैं। अगर लय बिगड़ जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, ये तो कुछ ताल और लय के बारे में जो मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास मैंने किया है। क्योंकि कभी बचपन में हमारे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल के पास से, जो मथुरा में हैं, मैंने उनके श्री चरणों में बैठ के थोड़ा कुछ तबला सीखने की कोशिश की थी, इसलिए कुछ ये लय और ताल का ज्ञान है, आपके साथ थोड़ी चर्चा की। लेकिन अब हम नृत्य और नृत्य पे आते हैं। नृत्य भावाश्रित होता है और नृत्य जो है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। नृत्य के बारे में हम देख चुके हैं कि इसमें पदार्थ का अभिनय किया जाता है, इसलिए आगे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं आद्यम पदार्थाभिनयो। जो इसमें पहला है यानी नृत्य जो है वो पदार्थ के अभिनय पर आधारित होता है, और इसको मार्गी भी इसको कहा जाता है, देसी तथा परम। और जो नृत्य है उसको देशी कहा जाता है। देखिए, वृत्ति भाग में कहते हैं नृत्यम पदार्थाभिनयात्मकम मार्ग इति प्रसिद्धम। नृत्य जो है उसमें पदार्थ का अभिनय होता है और उसको मार्ग कहा गया है। नृत्यम देशी चा, और नृत्य को देशी कहा गया है। अब देशी और मार्गी का अर्थ समझें आप। देखिए, कथक वगैरह, कुचिपुड़ी वगैरह, भरतनाट्यम वगैरह, ये जितने हैं ना, इनमें एक नियमों का निर्धारण है, एक मार्ग निश्चित किया गया है कि आपको इस जगह ता थे त, जो कुछ भी उसके बोल हैं, मुझे नृत्य के बोल नहीं मालूम है, तो आप उसी प्रकार से उसका अभिनय करेंगे। अब उन ता थे की जगह पे अगर वहाँ पे शब्दों के बोल आ जाएंगे, वहाँ पे पद आ जाएंगे, तो आप पदों का अभिनय करेंगे कि ठुमुक चलत रामचंद्र गाया गया। अब आप उसका अभिनय उसी प्रकार से करेंगे कि ठुमुक की जगह पे ठुमुक, लेकिन ये एक आपका पदार्थ अभिनय होगा और इसका निश्चित निर्धारित मार्ग होगा। अगर आप भरतनाट्यम में इस चीज को लेते हैं तो उसमें भरतनाट्यम की तरह से ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसमें कथक लेते हैं तो आपको इसको कथक की तरह से ही प्रस्तुत कर, इसके निश्चित मार्ग हैं, इसलिए इसको मार्ग कहा गया है और इसमें पद के अर्थ का अभिनय किया जाता है। लेकिन जो देसी है वो तो ताल और लय पे आश्रित है। भांगड़ा बज रहा है, ढिंगा चिक्का चिक्का ढिंगा, ढिंगा चिक्का चिक्का। अब वहां किसी बोल की जरूरत नहीं है, वहां किसी पद के अभिनय की जरूरत नहीं है, बस आप अपने हिसाब से भांगड़ा किए जा रहे हैं। गरबा की ताल बज रही है, गीत है या नहीं है, लेकिन जब वो धुन बजती है, जब नागिन की धुन बजती है और आप जो करते हैं वो नृत्य है, इसलिए उसको देशी शब्द कहा गया है। उसका नामकरण क्या किया गया है? देशी। नृत्य क्या है? ये मार्गी है, इसके निश्चित मार्ग हैं, उसके लिए नियम कायदे कानून निश्चित हैं कि अगर ऐसा करना है तो आपको इसी प्रकार की भाव भंगिमाएं बनानी होंगी। आपके हाथों की जो भी कृतियां होंगी, त्रिपताका होगा या जो कुछ भी होगा, आपको उसी प्रकार से उसका अभिनय करना पड़ेगा। लेकिन देसी में कोई नियम नहीं है भैया। जब भांगड़ा बजता है ना, तो जिसको हाथ हिलाना आता है वो हाथ हिलाता है, जिसको पैर हिलाना आता है वो पैर हिलाता है, और जिसको गर्दन हिलानी आती है वो गर्दन हिलाता है। यहाँ कोई नियम नहीं है, इसीलिए इसको देशी कहा गया है। और ये ताल और लय पे आश्रित होता है। ताल और लय का मतलब क्या? वहाँ ताल लय नहीं है ऐसा नहीं, वहाँ भी ताल लय है, लेकिन वहाँ जो मुख्य है वो क्या है? पद का अभिनय करना पड़ता है। अगर कहा कि ठुमुक चलत रामचंद्र, तो वो ठुमुक में ठुमुक दिखना चाहिए, चलत में चलत दिखना चाहिए। रामचंद्र में आपको रामचंद्र बताना पड़ेगा कि वो धनुषधारी रामचंद्र है, आपको वहाँ पदों का अभिनय करना पड़ेगा। लेकिन जब गरबा हो रहा है, पंखिड़ा तू उड़ी न जजे पावागढ़ रे, तो आपको अभिनय करने की ये जरूरत नहीं है कि पंखी कैसे उड़ेगा और कैसे पावागढ़ पहुँचेगा। वहाँ तो आप उसकी ताल जो बज रही है
अगर वहाँ 3 ताली है तो 3 ताली, और 2 ताली है तो 2 ताली, और भांगड़ा है तो जो चल रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है, आपको उसका अभिनय करना है। और उसको नृत्य कहा जाता है, और इसलिए उसको देशी कहा गया है, क्योंकि देशी होने के कारण उसमें कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है भैया कि भांगड़ा करना तो सबको इसी तरीके से करना पड़ेगा। नहीं, आप में शक्ति है तो आप उठक बैठक भी भांगड़े में कर सकते हैं। आप में शक्ति है तो आप जो कुछ आपको करना है, कितनी सारी चीजें हैं भांगड़े में, आप कीजिए। गरबे में कितने सारे उसके स्वरूप हैं, आप कीजिए, लेकिन वो देसी कहा गया है। चलिए अब इन दोनों के प्रकारों की चर्चा करते हैं, नृत्य और नृत्य, या नृत्य और नृत्य, क्योंकि प्रथम नृत्य है, हम इसको ही पहले बोलें, नृत्य को बाद में बोलें। मधुरोद्धत भेदेने तद्वयम दुविधा पुनः, ये दोनों ही, नृत्य भी और नृत्य भी मधुर और उद्धत के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। लास्य तांडव रूपेण नाटकाद उपकारकम, और लास्य या तांडव के रूप में ये नाट्य के उपकारक भी हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि लास्य और तांडव इनमें कहां? हाँ बिल्कुल, जो नृत्य है वही तो तांडव है, और जो लास्य है वही तो नृत्य है। तो नृत्य लास्य भी हो सकता है, तांडव भी हो सकता है। ऐसे नृत्य लास्य भी हो सकता है, तांडव भी हो सकता है। देखिए, अगर आप गरबा कर रहे हैं तो गरबा करने में, या आप भांगड़ा कर रहे हैं तो कुछ प्रकार ऐसे होते हैं कि भाई हर व्यक्ति के मुंह, जो मन है उसको मोहित बना दे, और उसको हम कहेंगे लास्य, जिसमें बड़ी अदाएं होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो व्यक्ति को बड़ा आकर्षित करेंगे। और फिर जो तांडव स्वरूप है, शिव जब तांडव करते हैं, जो बड़े बड़े लोग डर जाएं, हैं, अच्छे अच्छे लोग भयभीत हो जाएं। पुष्पदंत गंधर्व का याद कीजिए, उन्होंने अपने शिव महिमनी स्तोत्र में लिखा है इस चीज के लिए। नृत्य में जब अत्यंत तीव्रता के साथ और भयंकर रूप कोई महाकाली का स्वरूप धारण करके और नृत्य कर रहा हो, तो वो नृत्य लास्य नहीं होगा, वो तांडव बन जाएगा। वो तलवार लेकर के महाकाली जब तलवार को घुमाएगी, इसी प्रकार के भांगड़ा में भी जब लाठियां ले लेकर के भांगड़े किए जाते हैं और उनको भी जोर जोर से बाने की तरह घुमाया जाता है, तो वो भी एक तांडव स्वरूप हो जाता है। उसकी गति भी उसी प्रकार की होती है, उसके लय ताल भी उसी प्रकार के होते हैं। लेकिन नाट्य के लिए नृत्य भी और नृत्य भी दोनों ही उपकारक हैं। किस प्रकार से उपकारक हैं? देखिए, तो लास्य के रूप में उपकारक हैं, वो तो आपको पता ही है। अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे संगीत, अच्छा अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन तांडव के रूप में भी ये फाइटिंग सीन्स में, इन सब में इनका उपयोग होता है, और ये बड़े ही उपकारक हैं। इस प्रकार से इसको कहा है। जरा वृत्ति भाग से भी इस चीज़ को समझ लें। सुकुमारम द्वयमपि लास्यम, दोनों ही जब सुकुमार रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं तो लास्य कहे जाते हैं। उद्धतम द्वितयमपि तांडवमिति, और जब वो उद्धत रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों ही वो तांडव बन जाते हैं। प्रसंगोक्त स्योपयोगम दर्शयति, प्रसंगानुसार इनका दोनों का प्रयोग होता है, उसको बताते हैं। तच्च नाट्यादि उपकारक नीति, इसीलिए इनको नाट्य में उपकारक माना गया है। नृत्यस्य क्वचित अवांतर पदार्थाभिनयेन, नृत्य का कहीं कहीं अवांतर पदार्थाभिनये नृत्यस्य च शोभा हेतुत्वेन नाटकाद उपयोग इति। भाई कहीं पद के अभिनय के रूप में आप कई फिल्मों में इस प्रकार के गीत, अब मैं नाटकों की तो चर्चा आपसे कर नहीं सकता हूँ, आजकल तो फिल्मों के आधार पे ही आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी। तो कई फिल्मों में इस प्रकार के गीत आते हैं। अभी एक इंटरव्यू देखा, अमिताभ बच्चन जी ये कहते हैं कि मनमोहन देसाई इस प्रकार के निर्देशक थे कि वो किस किस प्रकार के प्रयोग कर लिया करते थे कि जो प्रयोग कभी भी मतलब योग्य नहीं माने जा सकते हैं, या लॉजिक रूप पे जो योग्य नहीं होते थे। कि विलन के यहाँ जाते हैं, अमर अकबर एंथोनी पहुँचते हैं और तीनों जाकर के वहाँ गाते हैं, जहाँ इकट्ठे हो जाए अमर अकबर एंथोनी वाला जो गीत है। तो बताइए कि विलन को मालूम ही नहीं पड़ता है कि अमर अकबर एंथोनी तीनों इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक क्रिएशन होता है, ये एक अपना विचार होता है। तो कहाँ नृत्य उपयोगी होगा, कहाँ नृत्य उपयोगी होगा, कहाँ लास्य उपयोगी होगा, कहाँ तांडव उपयोगी होगा, ये सब नाटक के लिए उपकारक तो हैं, लेकिन ये सब का आधार रहेगा जो भी निर्देशक है उसके ऊपर। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं।
तो जब सब में अनुकरण ही करना है, अवस्थानुकृत नाट्यम कहा गया, तो फिर ये 10 प्रकार कैसे हो गए हैं? तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। नृत्य किसको कहते हैं, नृत्य किसको कहते हैं, तांडव क्या है, लास्य क्या है, अगर ये आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।